Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, स्वागत है आपका फिर से MSCT की 501 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां पर लास्ट हमने सोचा था, मतलब लास्ट में छोड़ा था। 231 नंबर क्वेश्चन से मुझे याद है 100%, हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं आपके साथ। प्रिंसिपल है इंजूरिया साइन डेमनम, इंजरी वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर की किसी सामने वाले पर्सन को ऐसी इंजरी पहुंचाई है जिससे उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, उसका लीगल राइट हार्म हुआ है, भले ही उसको कोई डैमेज नहीं हुआ तो फिर भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। X, who was returning officer at a polling booth in Amethi, wrongly refused to register a duly tendered vote of Y in the recent UP election. Even though Y was an eligible voter, the candidate in whose favor Y wanted to vote was declared elected. Give the appropriate answer. X जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है अमेठी का और उसने Y को वोट नहीं देने दिया रॉन्ग तरीके से। अब Y जो है वो एलिजिबल वोटर भी था और जिस कैंडिडेट के फेवर में Y वोट करना चाहता था वो कैंडिडेट जीत भी गया। देखो सर, सीधा सिंपल हिसाब है, क्या X का लीगल राइट था वोट डालना? 100% था। लीगल राइट का वायलेशन हुआ? 100% हुआ। क्या उसको कोई डैमेज हुआ? क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी Y को कंपनसेशन मिलेगा। Y कैन सू ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज डिनाइड द राइट टू कास्ट वोट विच इज फंडामेंटल राइट। गलत। Y can sue the X on the ground that he was denied to right to cast the vote which is a legal right। 100% सही जवाब कि मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है इसीलिए मैं टॉर्ट में कंपनसेशन मांगूंगा। फंडामेंटल राइट होगा तो मैं सीधा रिट फाइल करूंगा। क्वेश्चन है, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsound state of mind is incapable of knowing the nature of the act or something that he is doing is either wrong or contrary to the law। तो कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में है और ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। X take his son Y who is 3 years old for bathing to the well। X जो है वो Y को कुएं पर नहलाने के लिए ले गया, जो Y जो है उसका बच्चा है 3 साल का। He throws his son inside the well so that the son can have a good bath। और बच्चे को फेंक दिया ताकि अच्छे तरीके से नहा सके। After 10 minutes he also jump into the well to take bath and gets his son out of the well। 10 मिनट बाद वो बच्चे को वापस निकालने के लिए खुद भी कूदा। Both were rescued by the villagers but his son was found dead। और ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका बेटा जो है वो मृत अवस्था में पाया गया, मरा हुआ पाया गया। X has committed culpable homicide amounting to murder। X has committed murder। X has done no offense as he can plead the defense of unsound state of mind। X family should be held responsible for allowing him to take the child to the well। यहां पर X के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो पर्टिकुलर साउंड स्टेट में था या अनसाउंड स्टेट में था, तो हम मानेंगे साउंड स्टेट में था। तो X ने कल्पेबल होमिसाइड किया है जिसको मर्डर की कैटेगरी में लेकर जाया जा सकता था। वो जब सही अवस्था में था, दिमाग सही काम कर रहा था, तो क्या उसको पता नहीं एक 3 साल का बच्चा खुद तैरकर बाहर नहीं आ सकता, वो भी 10 मिनट के बाद? इम्पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है, A misrepresentation arises when a person make a false statement of fact to another which induce the person other party to enter into a contract resulting in a loss to that other party। मिस रिप्रेजेंटेशन तब पैदा होती है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है किसी दूसरे वाले को, सामने वाले को, और ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मान लेता है और उसको लॉस हो जाता है। When consent to agreement is caused by misrepresentation, the agreement is contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने के लिए कंसेंट दी गई है और वो कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस होकर दी गई है, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को मिस रिप्रेजेंट किया गया था उसके पास अधिकार है, उसके पास हक है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। मतलब उसकी मर्जी है तो कंटिन्यू करे, उसकी मर्जी है तो वहीं रिसाइन कर दे, कैंसिल कर दे।
It was Kritika's mother's 50th birthday on 9th February 2021. कृतिका की मम्मी का 50वां जन्मदिन था 9 फरवरी 2021 को. कृतिका डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ लेविश सेलिब्रेशन टू सेलिब्रेट द इवेंट. कृतिका ने डिसाइड किया कि अपनी मां के इस जन्मदिन पर मैं बहुत ही शानदार पार्टी देने वाली हूं. कृतिका's मदर यूज्ड टू प्ले द पियानो बिफोर हर मैरिज. अपनी शादी से पहले उसकी मम्मी जो है अक्सर पियानो बजाया करती थी. However, after Kritika was born, she was unable to take out any time to pursue her interest in playing the instrument. कृतिका के जन्म के बाद वो बच्ची में इतना बिजी हो गई कि अपने उस पर्टिकुलर शौक को भूल गई. Kritika learnt about this from her maternal grandmother a few days before her mother's birthday. She decided to give her mother a piano on her 50th birthday. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो 50वीं सालगिरह पर मम्मी को पियानो डिसाइड किया देने का एज अ गिफ्ट. She visited Himanshu's piano store for this purpose. Himanshu showed Kritika all the pianos available at his store and explained the feature of each model. Kritika had no prior knowledge of piano and hence relied upon Himanshu's opinion. She saw a vintage piano and was immediately drawn to it. Being a shrewd businessman, Himanshu saw an opportunity to sell the piano and said, "They don't make them like this anyone. It is got a fine tone and it is a really cheap at ₹50,000." हिमांशु की दुकान पर जाती है. वहां पर उसको कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि वो पहली बार पियानो के बारे में पता करने गई है. तो ऐसे केस में हिमांशु की ओपिनियन ही उससे पूछती है. तो हिमांशु उसको एक खराब हुआ पियानो दिखाता है और उसको पसंद भी आ जाता है. उसको बेचारी को कोई आइडिया नहीं आवाज का, नॉलेज का. तो ऐसे केस में यहां पर 50,000 रुपए का पियानो वो खरीद लेती है. Kritika purchased and gifted the same to her mother. However, when her mother started playing, she immediately realized that the piano was of an inferior quality and that the tone was not proper. उसकी मम्मी को पता चल जाता है क्योंकि वो तो काफी टाइम से बजा रही थी ना. Kritika and mother approach Himanshu and ask him to either replace the piano or refund the money. Himanshu मना कर देता है, कुछ नहीं करूंगा. What would be the strongest argument that Himanshu could make? स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा जो हिमांशु कहना चाहता है? हिमांशु is not liable to do either because it is only Kritika's mother's subjective opinion that the piano was inferior and that the tone was not proper. हिमांशु को केस जितवाना है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो हिमांशु ये कह सकता है कि सिर्फ आपकी मम्मी को बुरा लग रहा है, बाकी तो सही है. Himanshu is not liable to do either because there is nothing to suggest that Kritika's decision was based purely on Himanshu's statement. तो यहां पर हिमांशु इस बात के लिए मना कर सकता है कोई भी कंपनसेशन देने के लिए या पियानो बदलने के लिए कि देखो सर, मैंने सिर्फ इसको चॉइस दी थी, सारी मर्जी इसी का है. अगला, हिमांशु लायबल नहीं होगा टू डू आइदर द पियानो सिंस कृतिका शुड हैव डन हर ड्यू डिलिजेंस एंड शुड हैव बीन मोर केयरफुल इन सेलेक्टिंग द पियानो. Himanshu is not liable to do either because he only gave Kritika his opinion and did not make any false statement of fact. तो यहां पर होगा बी ऑप्शन से हिमांशु जीत सकता है कि बिकॉज ये नथिंग टू सजेस्ट दैट कृतिका डिसीजन वॉज बेस्ड प्योरली ऑन हिमांशु स्टेटमेंट. अगर वो इस बात को प्रूव कर दे कि मैंने इसके डिसीजन को बदलने की, मिस रिप्रेजेंट करने की कोई चालाकी नहीं दिखाई है, तब वो केस जीतेगा, बाकी नहीं. अब आप सोच रहे हिमांशु को केस क्यों जीता है? क्योंकि क्वेश्चन यही चाहता था. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. पुलिस वाले के सामने किया गया जुर्म कबूल अगर कोई कर लेता है तो वो उसके खिलाफ प्रूव नहीं होगा. Ritu was accused of having murdered Akash over a property dispute. After arrest, Ritu made a confession to the inspector that she had in fact murdered Akash. The confessional statement of Ritu was written on a paper and Ritu signed the same. The police carried on a further investigation but were not able to find any other evidence to produce before the court. Can the confessional statement signed by Ritu be proved in a court? समझ गए ना? रितु को पकड़ा गया आकाश के मर्डर केस में. रितु ने कबूल कर लिया पुलिस वालों के सामने. पुलिस वालों ने एक स्टेटमेंट कागज पे लिखा, रितु के साइन भी हो गए, लेकिन उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं मिला. क्या रितु का सिर्फ इतना कह देना और साइन कर देना क्या काफी है उसको सजा दिलाने के लिए? No, such a confession statement cannot be proved since the confession was made to a police officer. पहला पॉइंट कहता कि नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा.
Yes, such a confessional statement can be proved since it is not an oral confession. It has been duly signed by Ritu, and hence there is no doubt that she made the confession herself. Yes, since there is no other evidence, it is necessary to rely on this statement, or else a serious offender will escape the clutches of criminal law. तो यहां पर हमारा इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये ओपिनियन बन सकता है क्या, देखिएगा ध्यान से कि अच्छा मैं पीछे आगे ज्यादा ये रहा कि इस पर्टिकुलर केस में आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में आपका कन्फेशन पुलिस वाले के सामने अगर कोई होगा तो हम उसको रिलाय नहीं कर सकते, हम उसको रिलाय नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऐसे केस में ये कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस वाले के सामने, इसलिए हम इसको रिलाय नहीं कर सकते। बात खत्म, सीधा सिंपल सा हिसाब था। फिर देखते हैं अगला। No tenant of immovable property shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property. किसी भी पर्टिकुलर टेनेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी के पास में ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड एट द बिगिनिंग ऑफ टेनेंसी अ टाइटल टू सच मूवेबल प्रॉपर्टी, के लैंडलॉर्ड के पास में ही उसके पास रियलिटी में मूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल था। ऐश्वर्या रेंटेड अ फ्लैट फ्रॉम निधि फॉर 2 years। ऐश्वर्या ने एक फ्लैट किराए पर लिया, किससे? निधि से। कितने साल? 2 साल पहले। She signed a rent agreement and regularly paid the monthly rent to Nidhi for 6 months. In the 7th month, Ashish approached Aishwarya and told her that he is the real owner of the property and that Nidhi is defrauding Aishwarya as well as Ashish. आशीष 7th मंथ में उसके पास में आता है, 7वें महीने में, और उसको आकर बताता है कि ये लड़की तुम्हें भी धोखा दे रही है, मुझे भी। Ashish showed Aishwarya the original property papers which showed him to be the real owner. Satisfied that the papers were genuine and the Ashish is the actual owner, Aishwarya stopped paying the rent to Nidhi and started paying to the same to the Ashish. Nidhi filed a suit against Aishwarya for the recovery of the rent arrears. Aishwarya took the defense that Nidhi was never the real owner of the flat and that she will pay the rent to the real owner Ashish. अब आपको डिसाइड करना। उसने तो कह दिया कि मैं हूं, ये देखो रियल पेपर, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उसने उस लड़की को किराया देना बंद कर दिया और इसको किराया देना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या should pay the rent to Nidhi since she took the property on the rent from Nidhi and now she cannot deny Nidhi's title over the property. फर्स्ट ओनर जो है, रियल ओनर जो है, या तो आशीष और ऐश्वर्या की आशीष और निधि कोर्ट में जाकर ये प्रूफ करके लेकर आया कि रियल ओनर कौन है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री पेपर देखकर आशीष की बातों पर रिलाय नहीं करना चाहिए था। A person who suffer an injury caused and result of a risk to which they consented cannot complain of the consequent damage. The defendant must have the capacity to give consent to risk involved, have complete knowledge of the accident and as well as the nature of risk and agree to the risk voluntarily. अगर कोई भी पर्सन को किसी को इंजरी लग जाती है, चोट लग जाती है, लेकिन उस काम को करने के लिए उसने खुद ने अपनी मर्जी बताई थी, उसने खुद ने कहा था हाँ, तो ऐसे केस में वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन उसने जितनी काम के लिए कंसेंट दी है, जितनी नॉलेज के लिए उसके पास में क्या हाँ इस काम के लिए मैं नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, उतने ही पॉइंट पर उसकी ये कंसेंट काम आएगी, उससे ज्यादा नहीं। Q urged his older brother Z to allow him to ride Z's motorbike. Q had recently obtained a motorbike driving license and was eager to ride Z's motorbike. The motorbike had a complex operation mechanism which Q did not understand. Z did not bother to explain this to Q and let him ride the bike. Q met with an accident and is suing Z for the injuries caused Z. Content that Q consented to the risk. छोटे भाई ने बड़े भाई से उसकी बाइक मांगी क्योंकि उसके पास, छोटे भाई के पास नया लाइसेंस आया ही था। Z की बाइक जो थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसने अपने छोटे भाई से बहस करना उचित नहीं समझा क्योंकि उसको पता था ये नहीं मानेगा, ढीठ है। अब उसने बाइक दे दी, एक्सीडेंट हो गया, मैकेनिज्म समझ नहीं पाया। अब उसने बड़े भाई पर केस किया कि इस पर्टिकुलर आदमी की गलती से मुझे चोटें लगी है, और बड़ा भाई कह रहा है कि इसकी कंसेंट से ये काम हुआ, मैंने कोई जबरदस्ती तो इसको बाइक दी नहीं थी। Q did not consent to the risk because he did not have capacity to consent to the risk. Q did not consent to the risk because his consent was not voluntary. Q consented to the risk because he asked Z to let him ride to the motorbike. Q did not consent to the risk because he did not have knowledge of the extent and nature of risk. समझ गए ना, वही पॉइंट है कि उसकी कंसेंट वही तक मानी जाएगी जहां पर उसकी कंसेंट दी गई है, जितने लिमिट के लिए। उसने बाइक चलाने के लिए कंसेंट दी थी, एक्सीडेंट करने के लिए नहीं। अगर आपको पता था कि इसके नहीं हैंडल होगा तो आपको समझाना चाहिए था ना, भले ही वो जिद्दी है तो क्या हुआ,
Z फंस जाएगा। Whoever take any movable property out of the possession of any person without that person consent move that property in order to such taking said to commit theft। जो कोई भी बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन की ओनरशिप या पोजेशन में से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर जाएगा उस प्रॉपर्टी को लेने के इरादे से, तो उसने क्या किया है? चोरी की है। W visit her friend B's house for a party. She noticed that B possessed a rare gold ornament. W जो है B के घर में जाता है उसकी पार्टी में और नोटिस करता है कि उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड का बना हुआ आभूषण है, ऑर्नामेंट है। Fearing search and detection, if she took the ornament, W hid it in an air duct in the ceiling where it was unlikely to be discovered by B. उसने वो ऑर्नामेंट छुपा दिया उसी के घर में, एसी डक्ट में, और उसको पता था कि यहां पर बी को नहीं मिलेगा। W intended on returning to B's house at a future date to take the ornament. Has W committed theft? और उसके दिमाग में यही था कि कभी किसी दिन और आऊंगा, जब ये भूल जाएगा तब यहां से उठाकर ये ऑर्नामेंट लेकर चला जाऊंगा। तो सवाल यह है, क्या W ने चोरी की है? No, because she did not take the ring. Yes, W committed theft when she moved the ring. समझ गए? क्योंकि उसका इरादा जो था वहीं से शुरू हो गया, वहीं से क्लैरिटी मिल गई कि वो चोरी करने के इरादे से कहीं और रख दिया था। अगला है, इन रिलेशन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन instances where both parties to agreement are under a mistake about a matter of fact essential to the agreement is void। अगर दोनों के दोनों पार्टीज किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने के टाइम दोनों के दिमाग में कंसेस एड आइटम की बात ही नहीं चल रही है, दोनों ही मिस्टेक में है, दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गलती हो गई है चीजों को समझने में। L agreed to sell to M a consignment of food grains which was supposed to be on a ship on its way from Africa to Mumbai. However, 2 days before the agreement was reached, the ship carrying the grains met with an accident and all the goods were lost. L's agent had informed L about this on day the accident happened. It is the agreement void because of mistake as to matter of fact. L M को एक कंसाइनमेंट जिसमें खाने का सामान था, बीज थे, फूड स्टफ था, बेचने को रेडी हो गया, जो अफ्रीका से मुंबई तक शिप में आने वाला था। 2 दिन पहले, 2 days before the agreement के 2 दिन पहले, द शिप कैरिंग द ग्रेन्स मेट विद एन एक्सीडेंट हो जाता है, सारा सामान बिखर जाता, समुद्र में बह जाता। एल का एजेंट उसके बारे में एल को बता चुका था। इज द अग्रीमेंट वॉइड बिकॉज ऑफ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। क्या ये अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात है? तो देखिए सर, सिंस बोथ पार्टीज कमिटेड अ मिस्टेक बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को पता नहीं था एक्सीडेंट होने के टाइम। L had dishonest intention since L was aware that the goods were lost। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा, इसको हम फ्रॉड कहेंगे। L को पहले से ही पता चल गया था, उसके एजेंट ने इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी उसने अग्रीमेंट होने दिया, तो ऐसे केस में L को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए कंसिडर किया जाएगा। Both parties to contract are discharged from their respective outstanding obligations, दोनों ही फ्री हो जाएंगे। In situation where a supervening event significantly changes the nature of contractual rights or obligations from what the parties could have reasonably contemplated at the time of executing the contract. Supervening event must not be result of the default by the either party, nor should be contract make a provision for it। अगर दोनों ही पार्टीज की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, अगर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग किसी एक्टिविटी का शिकार हो जाता है और उसके आगे उसका काम करना इम्पॉसिबल है। In the city of Victoria, which is highly susceptible to public health crisis, S, a supplier of raw food product, entered into a contract with H, a restaurant owner, for 2 years, whereby S would supply certain raw product to H at predetermined prices. The agreement also provides that in case of interruption of operation of H on account of epidemics, pandemics, or any other public health crisis, the contract will be suspended until the crisis is declared to be over by the government, and thereafter pending contractual obligations shall resume। ठीक है, इसने कहा कि वो जिस एरिया में रहते थे, एक बंदा सप्लायर है, दूसरा रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने पहले ही क्या रखा है कि देख भाई, यहां पर अजीब अजीब तरीके की बीमारियां पहले ही फैलती है, तो अगर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करती है तो फूड सप्लाई का टाइमिंग, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस टाइमिंग के लिए रुक जाएगा, मैं लेने के लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा और बाद में वापस शुरू हो जाएगा।
3 months were left on the contract when there was a highly contagious virus outbreak in the city, which caused restaurant owners, including H, to suspend operation. Once the outbreak was declared to be over, 6 months later, H refused to purchase raw material from S, arguing that he was discharged from obligation under the contract. कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने पहले खतरनाक तरीके का वायरस फैला, सारी दुकानें बंद हो गई, सब खत्म हो गया। अब 3 महीने बाकी थे ना, तो जैसे ही 6 महीने के बाद सब नॉर्मल हुआ, एस ने वापस सप्लाई करने की कोशिश की, एच ने मना कर दिया कि मुझे तो अब नहीं खरीदना क्योंकि आपका टाइम पीरियड तो बीत चुका है। तो देखिए, H is discharged from his obligation because the virus outbreak was a supervening event which changed the nature of contractual right and obligation. H is not discharged from obligation because the contract contained a provision dealing with outbreak. Further, the parties could have reasonable contemplated the occurrence of the outbreak. तो उन्होंने कहा था ना पहले कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं रुक जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाद आ गया ना, आप कंटिन्यू करो, 6 महीने वो भूल जाओ, लेकिन 3 महीने का जो बाकी हिस्सा है वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। When a defendant brings onto their land anything that is likely to do mischief in case it escape, they must do so at their own peril. If such a thing does escape and cause forcible harm, then the defendant is liable for damage caused, provided that the land from which escape occurs had been changed such that it would be considered a non-natural use of the land. The defendant can avoid liability if they can show that the situation that caused damage was the result of an unforeseeable act of a stranger which could not be controlled by the defendant. यहां पर कह रहा है अगर डिफेंडेंट अपनी जमीन पर कोई ऐसा सामान लेकर आता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात कर रहा है बेटा, कि अगर वो सामान नॉर्मल लोग अपने जमीन पर इस्तेमाल नहीं करते, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, और वो सामान उसके जमीन से निकलकर भागता और किसी को भी नुकसान पहुंचाता था, वो पर्टिकुलर पर्सन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल होगा उसके डैमेज को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है जहां पर वो मालिक जो है, उस पर्टिकुलर सामान का जो मालिक है, वो लायबल नहीं होगा। कब? अगर वो ये प्रूफ कर दे कि किसी स्ट्रेंजर ने, ठीक है, कोई अनजान आदमी ने जानबूझकर मतलब मुझसे बदला लेने के लिए यह सामान किसी और के जमीन पर फेंका है, छोड़ा है, जिससे किसी को नुकसान हो गया। M decided to keep a tiger as a pet, and to that end he brought a caged tiger to his house. Jealous of M's pet, M neighbor S, whom M had never met, decided to break into M's heavily guarded house. While M was away and opened the tiger's cage, the tiger escaped and mauled pedestrian near the house. The pedestrian wished to sue M for damage. एम ने डिसाइड किया टाइगर पालूंगा। एम का जो पड़ोसी था वो उससे जलस रखता था। एक दिन एम बाहर गया, एस के उस टाइगर का गेट खोल दिया, रास्ते में चलने वाले लोगों पर उस टाइगर ने हमला कर दिया। अब वो लोग जो है वो एम पर उस हमले का चार्जेस लगाकर कंपनसेशन वसूल करना चाहते हैं। The pedestrian will be successful because illegal to keep a tiger. The pedestrian can claim against him because he brought a dangerous thing onto his land, और वो escape हुई, ठीक है। M can escape liability because the escape was caused by the unforeseeable act of a stranger which could not have been controlled by M. उसके कंट्रोल में ही नहीं था। जब मैं घर से बाहर गया तो किसी और ने मेरी पीठ पीछे खोला। तो ये liability exceptional वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला है अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन और वॉइड। ऐसे अग्रीमेंट जिनका मीनिंग ना तो क्लियर हो और ना ही हम क्लैरिटी कर सके तो वो डायरेक्ट वॉइड होंगे। Ila Nayak wants to buy a motorbike to reduce her waiting time for her daily commute to work. She can pay 35,000 for a second-hand motorbike. Dev Patnaik agreed to sell his recently purchased Honda motorbike to Ila for 31,000 or 30,000. अब बताइए, यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको मोटर बाइक चाहिए ताकि उसका काम कन्वीनियंसली हो जाए, और दूसरा पर्सन है जो खरीदना चाहता है, जो अभी अभी यहां पर क्या है, सी कैन पे अप टू 35, वो 35,000 तक देने को तैयार है, और देव पटनायक जो है वो अपनी बाइक 31 और 30,000 में देने को रेडी है। ठीक है, कि हाँ इतने मिले तो मैं दे सकता हूं। तो बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कि वैलिड एग्रीमेंट हो गया कि वो पे कर सकता और वो चाहता है। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी सिंस देयर इज नथिंग टू शो विच इज टू बी टू प्राइसेस वर फाइनली अग्रीड। यहां पर कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, सर्टेनिटी नहीं है। 30, 31 या 35 क्या अमाउंट है कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ऐसे केस में ये वॉइड माना जाएगा। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर वॉइड, सेम टू सेम। और यही कोई पर्टिकुलर, अब यहां पर कुछ अलग है, यहां पर फैक्ट जो है वो थोड़े बदल दिए गए, ध्यान से देखना।
ईला नायक वांट टू बाय अ मोटर बाइक टू रिड्यूस दैट वेटिंग टाइम, सेम टू सेम 35,000 तक पेमेंट देने को तैयार है सेकंड हैंड के। देव के पास और अग्री, देव एंड ईला अग्री, और ईला विल इनिशियली पे अ सम ऑफ 31,000 फॉर द मोटर बाइक, एंड इफ द माइलेज गिवन बाय द मोटर बाइक एक्सीड 60 per liter on average for 5 months following the sale, then ईला will pay the additional sum of 30,000. Is this a valid agreement? उसने 35,000 तक देने का दे सकती थी, 31 दिए और बोले 60 किलोमीटर का एवरेज अगर 5 महीने तक, अगले 5 महीने तो कंटिन्यू रहा तो मैं बाकी के 3,000 दे दूंगी, सिर्फ 3,000 दे दूंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना भाई, मजेदार कहानी है। दिस इज अ इनवैलिड अग्रीमेंट, दिस इज अ वैलिड अग्रीमेंट एज द प्राइस ऑफ द मोटर बाइक इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो यहां पर फिक्स हो सकता है क्योंकि उसने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दूंगी, इसका मतलब वो उस बात पर मान चुका था। Damage consequent to breach of contract seek to compensate the innocent party for the loss suffered by it, so that the innocent party is put in the same situation with respect to damage so far as the money can do it as if the contract had been performed. तो डैमेज जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने से किसी पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान हो जाता है तो कंपनसेट किया जाएगा इनोसेंट पार्टी को, और यहां पर इनोसेंट पार्टी इज पुट इन द सेम सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू डैमेज सो फार एज द मनी कैन डू, जितना पैसों से उसको रिकवरी की जा सकती है रिकवरी की जानी चाहिए। A agreed to sell 30 kg of strawberries to B, knowing that B used the strawberry to run his juice center. B's juice center is located off St. Joseph College of Delhi University and it is very popular with the student. A supplies substandard quality of strawberries to B. However, B is able to use all the strawberries for his juice center. None of the customers of B are able to make out of the differences or complain about the juice, or for that matter face any issue after drinking the juice. Can be recovered damage from A. तो ये कह रहा है कि यहां पर ए जो है उसने अग्री किया कि मैं बी को 30 किलो स्ट्रॉबेरी बेचूंगा, और बी की दुकान कहां है, काफी अच्छे कॉलेज के बाहर है, लेकिन ए ने जो है वो घटिया क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी सप्लाई की, फिर भी उसने मैनेज कर लिया, जूस बना बनाकर सबको पिला दिया, और कोई भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ये नहीं पता कर पाया कि ये घटिया स्ट्रॉबेरीज का जूस मिला रहा है या पिला रहा है। अब सवाल यह है, क्या बी इस बात को लेकर डैमेज क्लेम कर सकता है और ए से कंपनसेशन वसूल कर सकता है? A is liable to compensate B for supplying substandard quality. A is not liable B since B suffer no monetary loss. तो ये कह रहा है कि सर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपको कोई रियलिटी में कोई मॉनेटरी लॉस हुआ ही नहीं। डैमेज प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको टॉर्ट का केस करना है तो डैमेज मस्ट बी प्रूवन। प्रिंसिपल देखो, private nuisance is a continuous, unlawful and indirect interference with the use or enjoyment of land or some right over or in connection with it. Private nuisance की बात की गई। A person is liable if he can reasonably foresee that his act would be likely to injure his neighbor. एक पर्सन लायबल होगा अगर उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरे नेबर को इंजरी हो सकती है। The forcibility of the type of damage is a prerequisite of liability of action in a nuisance. Forcibility, आपको ये अंदाजा हो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के consequences क्या हो सकते हैं, तभी आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है। भारत शुगर लिमिटेड ऑपरेट अ शुगर रिफाइनरी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि। They had a jetty from which raw sugar would be offloaded from barges and refined sugar will be taken. The sugar would be taken by the large vessels and then transferred to the smaller barges to enable them to get through the shallow waters. As part of the development, Bharat Sugar Limited wished to construct a new jetty and dredge the water to accommodate the larger vessel. At the same time, the state was constructing new ferry terminals. The design of ferry terminals was such that it caused siltation to the channels. After using the channel of a short while, Bharat Sugar's larger vessels were no longer able to use them. Further, dredging at the cost of 7,50,000 was required to make the channel and jetties usable by the vessels. Bharat Sugar Limited brought an action in nuisance to recover the cost of extra dredging in the is the state liable. तो भारत शुगर लिमिटेड जो है वो शुगर की कंपनी है और शुगर बनाने की कोशिश करती है वगैरह वगैरह, वो सप्लाई करती है और इस तरीके से वो नदी के किनारे का काम है। तो वो चाहते हैं कि और बड़ा जहाज बना, लेकिन ब्रिज विरिज बनवाने का सोच रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अब ऐसे केस में भारत वाला जो बड़ा सा जहाज बना वो किसी काम का नहीं आया। सवाल ये है, क्या वो स्टेट के इस एक्शन के खिलाफ न्यूसेंस का चार्ज लगाकर कंपनसेशन वसूल कर सकता है?
The loss caused by the construction of a new ferry terminals could not amount to a private nuisance at a loss since they did not possess any private right which is unable to the instead on a particular depth of water. समझ गए ना? उस पर्टिकुलर नदी पर सरकार का अधिकार है और सरकार अगर पब्लिक के ईजमेंट के पब्लिक के आसानी के लिए पब्लिक के सुविधा के लिए कोई भी कार्य करती है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस नहीं कहलाएगा और टॉर्ट में आप सिर्फ प्राइवेट न्यूसेंस का ही कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो. The tort of negligence misstatement is defined as an inaccurate statement made honestly but carelessly, usually in the form of advice given by the party with special skill knowledge to a party that doesn't possess this skill or knowledge. Tort of negligence का मतलब है मिस स्टेटमेंट आपने डिफाइन किया है, इनएक्यूरेट स्टेटमेंट किया है, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से. मतलब आपको खुद को पता नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है, जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है. एक्स और वाई की कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंट है, placing contract on behalf of client on credit terms. X and Y company would be personally liable should be client default. To protect themselves, the X and Y asked their bankers to obtain a credit reference from K and L, the client's banker. The reference given both orally and them in writing was given gratis and was favorable, but also contained an exclusion clause to the effect that the information was given without responsibility on the part of this bank or its official. X and Y relied upon this reference and subsequently suffered financial loss when the client went into liquidation. X and Y sued K and L for negligence, claiming that the information was given negligently and was misleading. K and L argued that there was no duty to care or regarding the statement decided. देखो, लीगल प्रिंसिपल में ही सारा इसका आंसर छुपा हुआ है. टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की बात है जानबूझकर किसी को मिस स्टेटमेंट करना, इनएक्यूरेट स्टेटमेंट देना, लेकिन ईमानदारी से, लेकिन केयरलेसली, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस गिवन बाय द पार्टी विद स्पेशल स्किल और नॉलेज टू अ पार्टी दैट डजंट पोजेस दैट स्किल और नॉलेज. सामने वाले को झूठ को पकड़ने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए या उस झूठ को साबित करने के लिए. एक्स वाई की कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर पर्सनल लायबल होंगे क्लाइंट के डिफॉल्ट के लिए भी. तो अपने आप को बचाने के लिए एक्स और वाई ने क्या हुआ, बैंकर से क्रेडिट रेफरेंस मांगा के और एल से, जो उनके क्लाइंट बैंकर्स थे. उन्होंने दे दिया, बाद में उनकी कंपनी डूब गई, तो रेफरेंस में मदद करने के लिए के और एल ने जो गारंटी दी थी वो पूरी नहीं हुई, तो उनकी गलती की वजह से एक्स और वाई की कंपनी को डूबना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा. तो अब वो अपना कंपनसेशन चाहते हैं के और एल से. K or L disclaimer was not valid to protect them from liability of X and Y's claim will not fail. कह रहा है X और Y पास हो जाएंगे. X और Y has a duty to obtain the necessary information themselves without relying upon the other party. कि भाई उनको पहले ही पता कर लेना चाहिए था. It was reasonable for KLN to have known that the information that they had given would likely have been relied upon for entering into a contract of some sort. That would give rise to a special relationship of trust in which K or L would have to take sufficient care in giving advice to avoid negligence liability. However, on the fact that disclaimer is sufficient to discharge any duty created by K and L's action. समझ गए ना? तो ये है कि जो फैक्ट दे रखे हैं उसमें के एल आर की कोई गलती नहीं है. उनको जो ठीक लगा, जो उचित लगा, जो परफेक्ट लगा, उसके आधार पर इस पर्टिकुलर पार्टी को उन्होंने अपना एडवाइस दिया था. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉ पता नहीं था. फैक्ट के बारे में हम आपको एक्सक्यूज देंगे. X एक पैसेंजर है from Zurich to Manila in a Swiss plane. When the plane landed at the airport of Bombay on 28 November, it was found on searching that X carried 34 kg of gold bar on his person and that he had not declared in its manifest for transit. 26 नवंबर 1962 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले एक नोटिफिकेशन इश्यू कर चुकी है और पहले ही मॉडिफाई कर चुकी है कि मेकिंग इट मैंडेटरी नाउ दैट द गोल्ड मस्ट बी डिक्लेयर इन द मैनिफेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. आप जब भी कोई सोना ला रहे हो इंडिया में तो पहले ही हमें इन्फॉर्म करना होगा. 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकला, वो बंदा 2 दिन बाद आया, उसको इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था. X cannot prosecuted, गलत जवाब. X cannot, गलत जवाब. X can be prosecuted because ignorance of law is not excusable. हम इसको excuse नहीं मानते. Proposal plus acceptance plus consideration तब जाकर क्या बनता है, contract. The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तभी माना जाएगा जब सामने वाली पार्टी को पता चल जाए जिसके लिए ये था. Ex nephew absconded from home, his servant in search of the boy. उसने अपने सर्वेंट को भेजा क्योंकि उसका भतीजा गायब हो गया था.
आफ्टर द सर्वेंट हैड लेफ्ट, एक्स हैंडबिल्स ऑफर टू पे 501 रुपए टू एनीबडी फाइंडिंग हिज नेफ्यू। उसने बाद में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई भी मेरे भतीजे को पकड़ के लाएगा उसको मैं 501 रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, समझना अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ बराबर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर 501 रुपए का इनाम करने की बात की गई, कब? सर्वेंट जा चुका है, सर्वेंट जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The servant came to know of this offer only after he had already traced a missing child. He therefore brought an action to recover the reward. वो बच्चे को पहले ढूंढ चुका था, अब बाद में उसको पता चला अच्छा ये इनाम भी था क्या, अब उसने क्लेम किया, तो क्या मिलेगा उस सर्वेंट को? क्या उसका पैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, सिंपल है। हिज एक्शन वुड फेल बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। जब आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा जिसके लिए वो किया गया उसको पता चल जाए। तो हमने पूरी दुनिया के लिए किया था, लेकिन आप तो पहले ही निकल चुके थे ना, तो आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हाउ कुड पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्ट दैट ऑफर विच इज नॉट मेड टू हिम, जो उसके सामने किया ही नहीं गया। आपने काम कर लिया, बाद में पता चला अच्छा ये बात थी क्या, नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। पता है हमें। अ हॉर्स वाज ब्रॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस कपल्ड विद अ प्रॉमिस टू गिव 500 मोर इफ द हॉर्स इज प्रूव्ड लकी। एक हॉर्स खरीदा गया किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और ये वादा किया गया कि अगर मेरे लिए ये घोड़ा अच्छा किस्मत वाला साबित हुआ तो 500 और देंगे। दिस इज अ वैलिड, this is a void agreement for uncertainty because it is very difficult to determine what luck, bad or good, the horse has brought to the buyer. कौन सा लक, अच्छा लक, बुरा लक, ये गारंटी हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mere silence as a fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud unless the circumstances of the case are such that on close examination it is found to be duty of a person keeping silent to speak or unless his silence in itself equivalent to speech। कह रहा सिर्फ चुप रह जाना, किसी के कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले आपसे कुछ पूछा गया, आप चुप रहे, आपने जवाब नहीं दिया, तो ऐसे केस में वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां पर आपका बोलना जरूरी था या आपका चुप रहना बोलने के बराबर समझा जाएगा, वहां पर आपका वो साइलेंस रहना भी फ्रॉड है। X sell by auction to Y a horse which X knows to be unsound state. X says nothing to Y about the horse unsound state of mind. Give the correct answer. X ने घोड़ा बेचा Y को जिसके बारे में X को पता था कि वो मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आप बताइए, X can held liable, X can be held liable for misrepresentation, X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse। ना उससे पूछा गया, ना उसने बताया और ना ही उसने ये बताया कि मेरा घोड़ा ठीक है। इसने कोई गड़बड़ नहीं की है, कोई भी गड़बड़ नहीं की है। आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए आज के आखिरी सवाल के लिए। Any direct physical interference with goods in somebody's possession without lawful justification is called trespass to goods। किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का जो किसी और के पोजीशन में है, अगर आपने अनलॉफुल तरीके से उस पर पर्टिकुलर इंटरफेरेंस किया तो वो ट्रेसपास है। Z purchased a car from a person who had no title and sent it to the garage for repair. X believing that the car was his removed from the garage। X ने एक कार खरीदी जबकि उस आदमी से खरीदी जो चोरी करके लाया था। X को लगा ये कार मेरी है, ये यहां पर कैसे, वो अपने साथ घर लेकर चला गया। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। X कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास टू गुड्स, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट रुको रुको रुको, वो तो रियल मालिक है। X कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास टू गुड एज इज वॉर अंडर रॉन्गफुल बिलीफ। X हैज नॉट कमिटेड, अच्छा ये X के बारे में पूछा है तो X तो ट्रेसपास टू गुड्स के लिए लायबल होगा। माना कि Z ने चोरी की हुई कार खरीदी होगी लेकिन X बिना उस पर्टिकुलर अभी पोजीशन में किसके, गैराज वाले के पास ना, बिना उससे पूछे नहीं ले जा सकता। और गैराज वाले किसकी पोजीशन से लेकर आए, Z से बिना पूछे नहीं ले जा सकता। ये एक अलग मैटर है कि Z का उसके ऊपर कार के ऊपर कोई टाइटल नहीं होगा क्योंकि Z ने वैलिड टाइटल से कार नहीं खरीदी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तब तक लेटर बाय बाय, सी यू।